जी जनाब मूविंग फॉरवर्ड। अब हम लोग होम की टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप जो है इसको डिस्कस करने लगे। तो पैराग्राफ का ग्रुप ये आप लोगों के सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। इसकी एक तस्वीर ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पैराग्राफ ग्रुप में है क्या क्या। तो ये जनाब ये एरिया है पैराग्राफ ग्रुप का, और इसमें ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एज एन इमेज ताकि उसको जूम करके हम देख सकें। तो अगर आप पैराग्राफ ग्रुप की बात करें तो इसमें ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वन बाय वन अब हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये चार ऑप्शंस जो हैं, जो लाइंस लगी हुई हैं डिफरेंट टाइप की, इनको देखेंगे, समझेंगे। देखिए, जब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ रैंडमली मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, लेट्स सपोज ये एक रैंडम टेक्स्ट है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, कंट्रोल और माउस का जो व्हील है उससे मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। तो इस वक्त ये दो पेजेस आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे तो बिल्कुल एक अलाइनमेंट इनकी सीधी सीधी है, लेकिन राइट साइड पे कोई लाइन एक जगह पे ख़त्म हो रही है, कोई थोड़ी सी उससे पीछे, कोई थोड़ी सी और उससे पीछे, कोई आगे। तो ये जो डाटा है जिसकी लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर है, इस डाटा को हम कहते हैं कि ये लेफ्ट अलाइंड डाटा है, यानी कि लेफ्ट साइड से ये बराबर है। अगर मैं इस डाटा को राइट अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस डाटा को पहले सेलेक्ट करूँगा। आपको हाईलाइटेड से भी नज़र आ रहा है कि इनकी लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर है, लेकिन जो राइट साइड है इनकी वो बराबर नहीं है। और यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ में ये पहली ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन भी हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा है ये लेफ्ट लाइन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या इवन पावर पॉइंट एक्सेल के अंदर भी जो डाटा आपके ऊपर, डाटा के ऊपर जो फॉर्मेट्स अप्लाई हुए होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं, वो थोड़े से डार्क होते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस डाटा के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो डाटा हमारा लेफ्ट लाइन है, हम इसे राइट अलाइन कर सकते हैं। तो ये राइट लाइन एक बटन छोड़ के आगे कंट्रोल आर इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, राइट अलाइन करेंगे तो आप देखें इनकी राइट अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर हो गई। अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ये सेंटर अलाइन हो तो देखें लेफ्ट और राइट को छोड़ के इनका सेंटर जो है वो बराबर है, यानी कि सारा डाटा सेंटर में है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन है वो ये वाली है, कंट्रोल जे, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जैसे ही मैं जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ आप देखें कि आपके डाटा की लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। अब ये एक बड़ा खूबसूरत आपका डॉक्यूमेंट बन गया है। इस डॉक्यूमेंट में लेफ्ट और राइट साइड दोनों अलाइंड है। ठीक है जी। तो पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स हैं वो अलाइंड होते हैं। अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, मिडल अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन और आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। आप अक्सर देखें बुक्स जो हैं वो जस्टिफाई अलाइंड होती हैं, उनकी लाइन सारी एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हैं और एक ही जगह पे ख़त्म हो रही होती हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ से पैराग्राफ में मिलेंगी। ठीक है जी। तो दिस वाज द फर्स्ट लर्निंग ऑफ पैराग्राफ ग्रुप के। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको अलाइनमेंट्स नज़र आती हैं। इसके साथ आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रही होगी। हमने ये तीन चीज़ें देख ली हैं, लेफ्ट लाइन, सेंटर लाइन, राइट लाइन और जस्टिफाई लाइन। इसके बाद आपके पास होता है जी पैराग्राफ की स्पेसिंग्स। ये देखें, एक एरो ऊपर को, एक नीचे को और लाइंस के दरमियान, यानी कि लाइंस के दरमियान में पैराग्राफ जो स्पेसिंग है उसके बारे में अब हम बात करने लगे। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप गौर से देखें तो एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान में एक डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान में, इसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं और इसे हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ, पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर जाते हैं तो ये शुरू की 1, 1.5, 1.152 ये लाइन स्पेसिंग है। और क्योंकि इनका लाइव प्रीव्यू है तो जैसे ही मैं 1 पे कर्सर लेकर जाता हूँ तो इसके अंदर 1 की लाइन स्पेसिंग, आपने गौर से देखना है, मैं कर्सर साइड पे कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं 1 के ऊपर कर्सर लेकर जाऊँगा तो लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये देखें थोड़ी सी कम हो गई। और 1.15 पे लेकर जाऊँगा तो लाइन स्पेसिंग वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। तो इससे ये पता चला कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्ड की जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.15 होती है। मैं इसे 1.5 कर सकता हूँ। जैसे ही मैं 1.5 के ऊपर कर्सर लेकर गया आप देखें कि दो लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है। मैं इसे 2 कर सकता हूँ, 2 में और बढ़ गया है। 2.5 कर दूंगा तो 2.5 में और बढ़ जाएगा। तो लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो यहाँ
यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अब हमें लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस की क्यों ज़रूरत होती है? अक्सर औकात जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, साइन किए गए होते हैं, जैसे आप किसी कोर्ट की रूलिंग पढ़ें तो उनके दरमियान में 2.0 का लाइन डिफरेंस होता है, यानी कि वो लाइंस खुली खुली करके लिखी होती हैं। वो इसलिए कि जो बंदा उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, वो उसके दरमियान में पेंसिल से अपनी पॉइंट्स लिख सके, ठीक है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग जो है 2, 2.5, इवन 3 की लाइन स्पेसिंग भी जो है वो आप देखें कि दो लाइंस के स्पेसिंग होनी चाहिए। आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करके लाइन स्पेसिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये रहा जी स्पेसिंग का एरिया। तो आप स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, बिफोर 0 है, आफ्टर 8 पॉइंट है, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग है। आप लाइन स्पेसिंग को जितना मर्जी कर दें, डबल कर दें, एग्जैक्टली 1.5, इस तरह से जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग के कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल 1 का मतलब है 1 की लाइन स्पेसिंग, ठीक है। कंट्रोल 5 का मतलब है 1.5 की लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल 2 का मतलब है 2 की लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो कंट्रोल 1 की लाइन स्पेसिंग पे हम वापस चले जाते हैं, या मैं जो ओरिजिनल इसकी लाइन स्पेसिंग है 1.15, इस पर वापस आ जाता हूँ। तो लाइन स्पेसिंग का मतलब है एक ही पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस हैं, उन लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, और उसको कैसे सेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। लाइन के अलावा आपको पैराग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। एक पैराग्राफ ये है जिसका मैं कलर करने लगा हूँ जी रेड, और दूसरा पैराग्राफ ये है जिसका मैं कलर चेंज करके करने लगा हूँ जी येलो। येलो तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, कोई और कलर कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं लाइट ब्लू, ठीक है। तो दो पैराग्राफ्स, ये मुझे कैसे पता चला कि ये दो पैराग्राफ्स हैं? इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू लाइन डिस्टेंस, ठीक है। तो पैराग्राफ के दरमियान में भी एक डिस्टेंस होता है, जिसे हम, जैसे इसको मैं येलो हाईलाइट कर लूँ तो अब आपको नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं, एक रेड वाला, एक ब्लू वाला और एक येलो हाईलाइटेड। तो ये 3 पैराग्राफ्स हैं, और इन तीनों पैराग्राफ्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइन डिस्टेंस। तो दो पैराग्राफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेट सपोज मैं सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके दरमियान का डिस्टेंस जो होगा, पैराग्राफ स्पेसिंग इसे कहते हैं, वो ये नीचे होती है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारे पैराग्राफ के अंदर से स्पेसिंग्स ख़त्म कर दूँ, तो ये रिमूव स्पेसेस बिफोर और रिमूव स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ कर दूंगा मैं। तो अब आप देखें अगर गौर से, तो पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेस ख़त्म हो गई। पैराग्राफ के दरमियान में, ये रेड और ब्लू के दरमियान में देखिए उतनी ही स्पेस है जितनी कि किसी और लाइन में स्पेस है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ से एक ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, ऐड स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ। तो यानी कि वो पैराग्राफ इससे पहले स्पेस आ गई है, और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ से पहले भी स्पेस आ गई, बाद में भी स्पेस आ गई। तो थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो पैराग्राफ से पहले और बाद में ऐड की जा सकती है। पैराग्राफ से पहले और बाद में थोड़ी थोड़ी स्पेस रखना अच्छी बात है, ये ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस रखेंगे तो आपके पैराग्राफ सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल होंगे। अदरवाइज़ वो लगेगा वो एक ही मजमून आप लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, और उसमें कोई ब्रेक नहीं। पैराग्राफ नॉर्मली इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं कि आपने एक बात की है, दूसरी बात या दूसरा आर्ग्यूमेंट या दूसरी लॉजिक डिफाइन करने के लिए आप दूसरा पैराग्राफ करें, तीसरी बात, तीसरी आर्गूमेंट, तीसरा लॉजिक देने के लिए आप तीसरे पैराग्राफ पे चले। तो पैराग्राफ के दरमियान में एक लॉजिकल ब्रेक होती है, जो कि जो बंदा भी काम कर रहा होगा उसे पता होगा कि उसने क्या करना है, ठीक है जी। पैराग्राफ ब्रेक्स के लिए मैं फिर दोबारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी स्पेसिंग जो है वो नज़र आती है, ठीक है जी। मैं यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले मैं ज़रा कुछ बेसिक जो चीज़ें सामने सामने पड़ी हुई हैं वो बता देता हूँ। तो ये जनाब पैराग्राफ के दरमियान की हमारी स्पेसिंग्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जनाब उसके साथ ही, डैट इज़ व्हाट वी कॉल पैराग्राफ का की शेडिंग। पैराग्राफ को शेड किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से ये शेड पे क्लिक करके पैराग्राफ को एक शेड देने लगा हूँ जी, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
और अब आपने शेडिंग में और हाईलाइटिंग में जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सपोज मैं इसको ब्लू शेड दे देता हूँ, तो ज़रा गौर से आप देखिएगा कि ये ब्लू शेडिंग है और ये येलो हाईलाइट है। हाईलाइट का ये वाली ऑप्शन है और शेडिंग की ये वाली ऑप्शन है। तो इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है? जो आपका हाईलाइट है वो सिर्फ वर्ड्स के ऊपर हाईलाइट है। इवन अगर दरमियान में कोई लाइन स्पेसिंग भी है तो वो भी हाईलाइट नहीं हुई। चलें ज़रा लाइन स्पेसिंग में बढ़ा के देखता हूँ, तो आप देखें कि जो हाईलाइट होता है ना, जो फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में था, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो इधर देखें कि सिर्फ वर्ड हाईलाइट हुआ हुआ है, उनके दरमियान की जगह हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन अगर हम लोग शेडिंग करेंगे पैराग्राफ को, पैराग्राफ की टैब में जाके, तो ये जो है ये पूरा पूरा पैराग्राफ, इवन उसके अंदर खाली जगह, हर चीज़, और आखिरी पैराग्राफ के एंड तक, पैराग्राफ के एंड होने के बाद भी एंड तक ये सारा का सारा जो है वो इसको हाईलाइट कर देगा। तो हाईलाइट के अंदर और पैराग्राफ के दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है, उसकी एक और वो भी है, जो आप समझ लीजिए कि इसका एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि आपको ये जो रिमूव क्लियर फॉर्मेटिंग जो है ये यहाँ पे भी अप्लाई होती हुई नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास अब डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ्स के ऊपर हम लोगों ने फिल कलर लगा दिया और एक पैराग्राफ को हमने हाईलाइट किया हुआ है। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि पैराग्राफ और फिल कलर, हाईलाइट और फिल में क्या फ़र्क है। आगे चलते हैं। हमारे पास एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। किसी भी पैराग्राफ के इर्द गिर्द आप बॉर्डर लगा सकते हैं। लेट सपोज आई हैव दिस पैराग्राफ, अब मैं इसके नीचे एक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा तो इसके नीचे वो एक पैराग्राफ एक बॉर्डर लगा देगा। ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट साइड पे एक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसी तरह से लेफ्ट साइड पे बॉर्डर के पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लग जाएगा। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि पैराग्राफ जो है वो उसके इर्द गिर्द लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बॉर्डर्स बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूँ। आउटसाइड का मतलब है कि चारों तरफ इसके बॉर्डर लग जाएगा। तो डिफरेंट पैराग्राफ्स के इर्द गिर्द जब आप इस तरह से बॉर्डर लगाते हैं तो पैराग्राफ जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफाइएबल हो जाते हैं। ये देखें, ये जी मैंने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो कर्सर है इसको मैं लेफ्ट मार्जिन में ले गया, तो देखें कर्सर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करके तो ये पूरा का पूरा पूरी लाइन एक ही दफ़ा में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जनाब मैंने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए। अब मैं आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो इन दोनों के ऊपर इकट्ठा आउटसाइड बॉर्डर लग गया। लेकिन अगर मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो दोनों पैराग्राफ्स अलग अलग बॉर्डर के अंदर चले जाएंगे। ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, और इसके दरमियान में तो मैंने स्पेसेस भी ख़त्म कर दी थी। नहीं यार, स्पेसेस होनी चाहिए, ऐड स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ। तो हर पैराग्राफ से पहले स्पेसेस भी ऐड हो गए। तो पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर, शेडिंग, स्पेसेस, इस तरह से ये चीज़ें जो है ना ये करना, ये हमने अब सीख लिया है। और डिपेंड करता है कि आपके डाटा की नीड क्या है, आप डाटा किस तरह का बनाना चाहते हैं, आप डाटा में क्या क्या फॉर्मेटिंग्स करना चाहते हैं। उस हवाले से आप डाटा को पैराग्राफ और हाईलाइटिंग और इसमें बॉर्डर शॉर्डर और इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो दिस वाज द बॉटम लाइन ऑफ द पैराग्राफ। अब हम टॉप लाइन ऑफ द पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, जो कि आपको नंबरिंग और बुलेट्स वगैरह के लिए तैयार करता है, आपको नंबर और बुलेट्स वगैरह के बारे में बताता है। अच्छा जी, इसके लिए मुझे चाहिए कुछ प्रैक्टिस फाइल, तो मैं एक प्रैक्टिस फाइल ओपन कर लेता हूँ जी। एक और फाइल है जिसमें कुछ डाटा है। अच्छा, ये कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जी, और इन सब के दरमियान में अगर आप गौर से देखें तो पैराग्राफ स्पेसेस लगी हैं। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसेस लगी हैं। अशफाक, आशिक, असलम, ठीक है जी, इन बच्चों के नाम जो हैं ये यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज कि आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं और उस लिस्ट को आप करना चाहते हैं, कुछ नंबरिंग देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सब की एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा, और सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये बुलेट की ऑप्शन होती है। बुलेट्स क्या होते हैं, वो डॉट्स होते हैं, वो स्पेसेस होते हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एरो जो है वो इनको अप्लाई कर दिया है, तो इन सब लोगों को एक बुलेट असाइन हो गई। बुलेट असाइन करना जो है वो ज़्यादा आइडियल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपने चीज़ें प्लेस करनी है। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन देयर नंबरिंग। ये चीज़ें 2 या 3 ऐसे ज़्यादा नहीं है, तो जब ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं तो आप बुलेट लगा देते हैं, क्योंकि बुलेट से
काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो कम्युनिकेट हो जाती हैं। बट जब आपकी लिस्ट बड़ी होती है तो बुलेट लगाना एक अच्छी बात नहीं है, आपको नंबरिंग लगानी चाहिए। तो नंबरिंग जो है वो उसके साथ ही होती है। नंबरिंग में फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 अप टू 19, तो अब मुझे ये पता भी चल जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं और किस कितनी हैं और कौन सी वैल्यू कौन से नंबर पे मौजूद है। तो बुलेट्स अगर लगाएंगे इतनी बड़ी लिस्ट के ऊपर तो वो आइडियल नहीं है। इतनी बड़ी लिस्ट के ऊपर आपको नंबरिंग लगानी चाहिए। बहरहाल आप बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बुलेट्स के अंदर मज़ीद चलते हैं, बुलेट्स को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं जी। डिफाइन न्यू बुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप कोई भी सिंबल एज ए बुलेट जो है वो लगा सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपके पास बहुत बेतहाशा सिंबल्स हैं, अगर आप इनके ऊपर जाना चाहें और यहाँ से देखना चाहें कि कौन सा सिंबल आप लगाना चाहते हैं तो आप वो सिंबल यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि स्टार जो है वो मेरी बुलेट बन जाए, तो यहाँ पे आपके पास ये स्टार आना शुरू हो गया। ठीक है जी। अच्छा, मैं डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करता हूँ। इवन आप पिक्चर, कोई भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर सेव है, आप वो पिक्चर एज ए बुलेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट से भी कोई बुलेट पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट से एक पिक्चर सर्च करता हूँ जी, और वो है जी रोज़। ठीक है जी, कोई एक रोज़ की पिक्चर जो है वो मैं यहाँ पे, यानी कि गुलाब के फूल की, वो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा सकता हूँ। लेट सपोज दिस इज़ द फ्लावर, मैं इंसर्ट करता हूँ, वो फाइल डाउनलोड होगी ऑनलाइन से और वो फाइल एज ए बुलेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ओके करते हैं तो वो देखें रोज़ काफ़ी छोटा सा हो गया, लेकिन ये है कि बहरहाल हमने इसको अप्लाई तो कर दिया। अच्छा, बुलेट्स को रीसाइज भी किया जा सकता है। आप बुलेट्स को सिलेक्ट करें, बुलेट पे क्लिक करें तो ये रीसाइज हो जाएंगी। आप इनका जो है ना वो साइज़ इंक्रीज़ करते जाएँ तो ये बुलेट्स आप लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे बुलेट पे क्लिक किया और ये फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वाले बटन जो हम पहले भी सीख चुके हैं, ये हम यहाँ पे एज ए बुलेट लगा सकते हैं। अच्छा जी, दोबारा वापस आते हैं बुलेट्स के ऊपर और डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करते हैं। हम पिक्चर, कंप्यूटर से कोई पिक्चर लगा सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी कंप्यूटर के अंदर से एक फ़ाइल है और मेरे पास यहाँ पे एक टिक है ग्रीन कलर का, तो मैं ये टिक जो है ये एज ए बुलेट लगाना चाहता हूँ। अगेन ये बड़ा हो गया है थोड़ा सा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो फॉन्ट साइज़ छोटा करने वाली ऑप्शन से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। सही हो गया जी। तो बुलेट जो है ये बड़ी मज़े की हैं और आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बुलेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई आप बुलेट की अलाइनमेंट होती है लेफ़्ट सेंटर्ड या राइट, कि किस तरफ आप बुलेट को प्लेस करना चाहते हैं, जो बुलेट की प्लेसमेंट है उसके अंदर। आगे चलते हैं, नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग में भी इसी तरीके से बड़ी मज़े मज़े की ऑप्शंस हैं। लाइव प्रीव्यू है, आप जो भी कर्सर जहाँ पे भी होवर करेंगे आपको जो है वो वहाँ पे वो करके दिखा देगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी ABCD, तो इस तरीके से उसने हमें ये बुलेट्स लगा के दे दी हैं। अच्छा, हम डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और नंबर फॉर्मेट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेट सपोज कि मैं ये वाली ऑप्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे बता देगा 9th 10th 11th। ठीक है, तो इस तरीके से उसने हमें नंबरिंग करके दे दिया। डिफाइन न्यू नंबरिंग फॉर्मेट पे दोबारा चलते हैं और कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 1 है, तो ये 1 से आपकी जो है ये 1 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से वो आपको नंबरिंग दे देगा। इवन अगर हम लोग इसके साथ कोई चीज़ फिक्स भी लिखना चाहते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं शुरू में लिख दूँ स्टूडेंट नंबर 7, तो ये स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको जो है वो अप्लाई करके दे देगा। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप बुलेट्स के अंदर भी कोई फॉर्मेटिंग जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है। बुलेट्स का एक और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे ही सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं ये इसको डिलीट करता हूँ तो उसके बाद जो उसके नीचे वाले थे वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए, यानी कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी होते हैं नंबर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दाऊद से पहले एक बच्चे का नाम एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक नाम एंटर कर दूंगा तो वो एंटर हो जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि मैं एक और नाम एंटर करना चाहता हूँ, जहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ आप वहाँ पे जाके एंटर का बटन प्रेस करेंगे, डाटा लिखेंगे और आपका वो डाटा जो है वो जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग को थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम लोग बाद में इसमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो देख सकें। नंबरिंग के एंड के ऊपर मैं एक और नंबर ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा उसने देखें उसने 21 नंबर जो है वो वैल्यू मुझसे पूछी है, तो मैं इसमें 21 नंबर वैल्यू एंटर करता हूँ। फिर दोबारा एंटर करता हूँ जी, टाइप किया था मैंने,
एंटर किया, हम अगले जो है वो वैल्यू ऐड करने की तरफ आ गए हैं, तो मैं कहता हूँ जी कि इसकी अगली वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी नंबर, तो कोई नंबर आप डिलीट भी करना चाहते हैं, लेट सपोज ये माजिद जो है ये मुझे यहाँ से पसंद नहीं आया, मैं माजिद को यहाँ से डिलीट करके तो यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ, तो माजिद नीचे आ जाएगा और बाकी सबकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो ये जो नंबरिंग होती है ये ऑटोमेटिकली फ़ौरन उसी वक्त एडजस्ट हो जाती है। अच्छा जी, अब इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है, वो ये है कि हम ये जो नंबर्स हैं इनको सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि तमाम नाम जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएं, जो मैंने नीचे लिखे ऊपर लिखे बस वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाएं। तो ज़रा 2-3 ऑप्शंस को छोड़ के मैं जंप लगा के एक ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड सॉर्ट। आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा अच्छा जी ये जो डाटा आपने दिया हुआ है, जो डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, इसको कैसे सॉर्ट करना है। मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट वाइज और असेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप अगर गौर से देखें तो ए से शुरू होने वाले सारे नाम ऊपर चले गए हैं और जेड से शुरू होने वाले सारे नाम नीचे आ गए। जो सॉर्टिंग होती है ना ये बड़े खूबसूरत तरीके से वर्क करती है। अगर हम इसको टेक्स्ट वाइज सॉर्ट करें तो ए से शुरू होने वाले सारे नाम ऊपर और जेड से शुरू होने वाले सारे नाम नीचे चले जाएंगे। इवन अगर ए से 3 नाम शुरू हो रहे हैं ना, जैसे देखें अशफास, आशिक और असलम, ये 3 लोग हैं, तो अशफास नहीं होगा, अशफाक होगा। अशफाक, आशिक और असलम जो है ये 3 लोग हैं जो कि सेम ए से शुरू हो रहे हैं। तो फिर सॉर्टिंग क्या करती है, वो पहले अल्फ़ाबेट के बाद दूसरे अल्फ़ाबेट को देखती है कि दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, फिर दूसरे अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्टिंग करती है। मज़े की बात यह है कि इसमें तीनों वर्ड्स का दूसरा अल्फ़ाबेट भी सेम है, एस, एस और एस। ठीक हो गया। तो जब 2 सेम होंगे तो फिर वो तीसरे अल्फ़ाबेट की तरफ जाएगा और तीसरे अल्फ़ाबेट में देखें उसने ए एस एफ वाला जो है वो सबसे ऊपर रखा है, दूसरे नंबर पे ए एस एच वाला और तीसरे नंबर पे ए एस एल वाला। ठीक है, तो अगर आप ए बी सी को देखें तो एफ पहले आता है, एच दूसरे नंबर पे आता है और एल तीसरे नंबर पे आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सॉर्टिंग है ये इस तरीके से होगी, अगर आप उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहें तो वो उसके अंदर भी फिर सेकंड लेवल थर्ड लेवल के ऊपर भी जाके देख लेगा कि यार अगर सबका ए सेम है यानी कि पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो दूसरा देख लो, दूसरा सेम है तीसरा देख लो, तीसरा सेम है चौथा देख लो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से वो डिसाइड करता है कि कैसे डाटा जो है वो सॉर्ट करना चाहिए। अगर आप एंड पे देखें, एंड में भी ऐसे ही है, जाहिद, ज़ेब और जैन, ये 3 नाम हैं और ये तीनों नाम जो हैं वो उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी सेम है, सेकंड भी सेम है, तो वो तीसरे अल्फ़ाबेट को देख रहा है कि तीसरे अल्फ़ाबेट में छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो ये जो सॉर्टिंग है ये बड़ी खूबसूरत सॉर्टिंग है और ये आपको डाटा में डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग जो है ये मिल जाती हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी इस सॉर्टिंग को दूसरे तरीके से करना है, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट वाइज सॉर्ट करो लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जेड ऊपर और ए नीचे। तो जैसे मैं इसको करूँगा तो जेड वाले अल्फ़ाबेट्स ऊपर और ए नीचे और इनकी नंबरिंग भी उसी तरतीब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो जो सॉर्टिंग होती है ये बड़ी मज़े की सॉर्टिंग होती है, डाटा को जो है ना वो सीधे तरतीब देने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा वापस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं जी एक और बड़ी मज़े की जो सिचुएशन है वो है जी मल्टी लेवल लिस्ट, एक से ज़्यादा लेवल्स हैं लिस्ट के। लेट्स सपोज मेरे पास यही नाम है और मैं इन नामों के अंदर कुछ जो है ना वो डिवीज़न करना चाहता हूँ। ये जो अशफाक और आसिम और असलम है ये तीनों जो है ना मेरे पास ये टीचर्स, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर पे क्लिक करूँगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी टीचर्स। टीचर में मेरे पास है अशफाक, आशिक, असलम, बासित, बिलाल, ये 4 लोग जो है ना ये मेरे पास टीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये 7 लोग जो हैं, 7 से ऑनवर्ड मेरे पास है टीचर असिस्टेंट। ठीक है, और मेरे पास यहाँ से आगे हैं जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक अच्छी डिवीज़न नहीं है। मुझे ये चाहिए कि टीचर के अंदर ये 6 बच्चे लिखे हुए नज़र आ रहे हों और ये इसकी सब कैटेगरी बन जाएं, सब लेवल बन जाएं। तो जो सब कैटेगरी होती है उसको सब लेवल कहते हैं। अच्छा, गौर से देखिएगा, इसको करने का तरीका ये है कि ये आपके पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का बटन होता है। तो आप जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे आपको एक बड़ी मज़े की सेटिंग नज़र आएगी कि टीचर के नीचे ए बी सी डी और ई ये इन सब लोगों के नाम लिख दिए गए। टीचर असिस्टेंट के नीचे चांद, चैंडलर और ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ तक, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूँगा मैं
इसका अल्टरनेटिव है टैब का बटन। मैं टैब का बटन प्रेस करके भी इनको आगे कर सकता हूँ। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो ये सारे लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो मैं टैब का बटन प्रेस करके इनको स्टूडेंट्स में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो हमारे पास जो टीचर्स हैं, एक कैटेगरी टीचर की है, दूसरी टीचर असिस्टेंट की है और तीसरी स्टूडेंट्स की है। और हर कैटेगरी के अंदर आपको बच्चों के नाम अब नज़र आ रहे हैं, लोगों के नाम नज़र आ रहे हैं। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अब देखिए ज़रा क्या हुआ कि अब मेरे पास ना 2 लेवल्स बन के, पहला लेवल है टीचर, टीचर असिस्टेंट या स्टूडेंट्स का, और टीचर के अंदर 4-5 लोग हैं, टीचर असिस्टेंट के अंदर 5-7 लोग हैं और स्टूडेंट्स के अंदर 5-7 लोग हैं। तो ये 2 लेवल पे जो है ना वो नंबरिंग आ गई। लेट सपोज मैं सेकंड लेवल वाली जो नंबरिंग है उसे चेंज करना चाहता हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट लेवल की नंबरिंग 1 2 3 है, गिनती वाले यानी कि न्यूमेरिकल्स, और सेकंड लेवल जो है वो ABCDE इस तरह से है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन गो टू द नंबरिंग और फिर मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ कि इसको सेट कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, रोमन्स में। तो मैं रोमन्स में मैंने इसे सेट कर लिया है, फॉन्ट साइज का थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास टीचर और उसके अंदर टीचर्स के नाम, टीचर असिस्टेंट, उसके अंदर टीचर असिस्टेंट्स के नाम और स्टूडेंट। तो ये हमने एक मल्टीपल लेवल लिस्ट जो है ना वो डिफाइन कर ली है। इवन अगर आप इसके अंदर मजीद सेकंड जो है वो कैटेगरी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टीचर्स के अंदर एक होते हैं जी फुल टाइम टीचर्स, और टीचर्स के अंदर जो दूसरे होते हैं वो होते हैं पर विजिटिंग फैकल्टी। ठीक हो गया जी। मैं कहता हूँ कि ये अशफाक और आशिक भाई जो हैं इनको कंट्रोल X करके कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और विजिटिंग फैकल्टी में चले गए। तो मैं अशफाक और आशिक को सिलेक्ट करके एक और दफ़ा टैब प्रेस करूँगा तो ये अब सब कैटेगरी बन गई है फुल टाइम टीचर्स की और विजिटिंग फैकल्टी की। इनके ऊपर टैब प्रेस कर दिया। अगेन नंबरिंग जो है वो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मसला बनी हुई है। मैं ऐसे करता हूँ कि इस नंबरिंग को क्लिक करता हूँ और इसको मैं ABCD कर देता हूँ, या ABCD नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ फ्लावर लगा देता हूँ। ठीक है, फ्लावर तो बहुत छोटा हो गया, चलें हम टिक लगा देते हैं। टिक टिक बड़े हो गए, टिक को छोटा कर लेते हैं, सारे टिक छोटे हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो थर्ड लेवल की हमारी बुलेट थी वो भी हमने डिफाइन कर दी है। अब हमारा ये जो बुलेट, ये नंबरिंग का जो पैराग्राफ जो सिस्टम है वो ऐसे चल रहा है कि एक है हमारे पास मेन बुलेट या नंबरिंग, दूसरी है हमारे पास सेकंड लेवल और तीसरी है हमारे पास थर्ड लेवल। अब जैसे ही मैं किसी भी चीज़ को इसके नीचे भी थर्ड लेवल पे मूव करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे टीचर असिस्टेंट्स के अंदर मैं कहता हूँ जी फ्रेश टीचर असिस्टेंट्स, और दूसरी मेरे पास कैटेगरी हो सकती है एक्सपीरियंस्ड टीचर असिस्टेंट्स की। तो मैं कहता हूँ कि ये चांद, चैंडलर और चौधरी जो हैं ये हमारे फ्रेश टीचर असिस्टेंट्स हैं, और दानिश, दानियल, दाऊद और ईथन जो है ये हमारे एक्सपीरियंस टीचर असिस्टेंट्स हैं। तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा इनके ऊपर वही फॉर्मेटिंग लग जाएगी जो कि हमने ऊपर थर्ड लेवल की फॉर्मेटिंग डिफाइन की हुई थी। ठीक है, जो फ्रेश लोग हैं उनको सेलेक्ट करके टैब प्रेस किया। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी सब कैटेगरी और इस तरह से आगे फर्दर कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। तो हर कैटेगरी के अंदर आपके पास नंबर ऑफ सब कैटेगरीज हो सकती हैं और हर सब कैटेगरी की आप लोग सेपरेट बुलेट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल बुलेट्स। और मल्टी लेवल बुलेट्स जो होती हैं उनके लिए ये आपके पास बुलेट्स के अंदर जो तीसरी चीज़ है वो आ रही है। अभी हम लोगों की जो करंट लिस्ट चल रही है उसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से है कि पहले गिनती वाला 1 2 3 होगा, फिर रोमन, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर टिक होगा यानी कि बुलेट है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो इसमें मल्टी लेवल बुलेट्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग इंक्रीज इंडेंट के लिए टैब का बटन प्रेस करते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं यार ये सब कैटेगरीज गलत बन गई हैं, तो इन सब कैटेगरीज को ख़त्म करना चाहते हैं हम, तो इनको सेलेक्ट करके ये डिक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएंगी। इनके वापस आने से जो नंबरिंग में चेंजेस होनी थी वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और ये डाटा जो है ये दोबारा से उस तरीके से सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है जी शिफ्ट और टैब। जैसे आप शिफ्ट टैब इकट्ठा प्रेस करते हैं तो वही इम्पैक्ट आता है जो कि डिक्रीज इंडेंट करने से आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडेंट इंक्रीज करना है तो टैब प्रेस करें, इंडेंट डिक्रीज करना है तो शिफ्ट और टैब प्रेस करें। मैं इनको दोबारा वापस ले जाता हूँ ताकि मेरी नंबरिंग और मेरा जो डिस्प्ले है फॉर्मेट वो बिल्कुल ठीक रहे। तो जनाब दिस वाज ऑल अबाउट नंबरिंग बुलेट्स एंड मल्टी लेवल बुलेट्स। हम लोगों ने इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट देख लिया और सॉर्टिंग भी देख ली है।
ठीक है जी। सो यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप जो है ये ख़त्म होता है। पैराग्राफ ग्रुप की कुछ एडिशनल कुछ एडवांस चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैराग्राफ के साथ आगे देखें तो यहाँ पे आपको एक एरो नीचे की तरफ बना हुआ नजर आएगा इस कॉर्नर में, फॉन्ट में भी था, यहाँ पे भी है। तो इसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पेजिनेशन ऑप्शंस होती हैं। ये पेजिनेशन ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ठहर के, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक दफ़ा ज़रा हम लोग सारे ग्रुप्स रिव्यू कर लें जो कि ऊपर ऊपर बने हुए हैं, फिर आफ्टर डैट इंशाल्लाह हम लोग ये जो पेजिनेशन ऑप्शन या ये जो एरोज़ छोटे छोटे बने हुए हैं, इन एरोज़ के अंदर जो चीज़ें होंगी वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस फाइल्स आपके पास मौजूद हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, सॉर्ट की प्रैक्टिस करनी है, मल्टी लेवल बुलेट्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे जो जो काम मैं करता जा रहा हूँ आपने वैसे वैसे उसके साथ साथ करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये चीज़ जो है ये अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।